नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। और आज सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों की। तो वही बात करेंगे हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक की, साथ ही बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सरदार अब्दुल्ला परिवार की, और चलते चलते बात हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को लगे झटके की। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजे आ चुके हैं, जहां बीजेपी ने हरियाणा में कांग्रेस के सपने को तोड़ते हुए 10 साल की सत्ता विरोधी लहर को बेअसर करते हुए शानदार जीत हासिल की और सत्ता की हैट्रिक लगाई है। वहीं जम्मू कश्मीर में 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद पहली बार कराए गए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन ने बाजी अपने नाम कर ली। अब दोनों ही राज्यों में नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हरियाणा में जब लोग कांग्रेस की जीत के दावे कर रहे थे, तब बीजेपी ने ऐसी बाजी पलटी कि सब देखते रह गए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी ने इस चुनाव में इतिहास रच दिया है, जिसकी मिसाल हर चुनाव में दी जाएगी। हरियाणा में 52 साल बाद कोई सरकार लगातार तीसरी बार सरकार बना रही है। वहीं हरियाणा की जीत पर बीजेपी मुख्यालय में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने जहां हरियाणा की जीत पर कहा कि गीता की भूमि पर सत्य की और लोकतंत्र की जीत हुई है, वहीं पीएम ने मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की खुलकर तारीफ की। जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए। वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके गठबंधन को ज्यादा सीटें दी है। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, उसमें वोट शेयर के हिसाब से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। में बीजेपी के प्रचंड जीत पर मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी व पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इसे प्रधानमंत्री मोदी के विजन की जीत और हरियाणा की मूक क्रांति करार दिया। वहीं एनडीए के सहयोगी और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने इस जीत को ऐतिहासिक बताया, साथ ही इसे कांग्रेस के जातिपात के एजेंडे की हार बताया। हमारी नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, हमारे काम, उसके ऊपर जनता ने मोहर लगाई है और एक साइलेंट वेव ये इस नाते से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चली है, जिसको मैं हमेशा एक मूक क्रांति कहता हूं। तो हमने हरियाणा में एक जो काम किया, मूक क्रांति के नाते से वो काम सब हुए। सर, सीएम का फेस कौन है? सीएम का फेस हमारे जो पहले तय है, अभी वही है, उसमें कोई बदल थोड़ी। नायब सिंह जी पीएम से मिल रहे हैं, अच्छी बात है, मिलना ही चाहिए, कटसी कॉल में जाना ही चाहिए, मिलना चाहिए। मैं सबसे पहले हरियाणा की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि लगातार तीसरी बार हरियाणा की सरकार लोगों ने जिताई है और केंद्र में मोदी जी भी तीसरी बार चुनकर आए, हैट्रिक बनाए उन्होंने। और इसलिए डबल इंजन की सरकार हरियाणा में थी और डबल इंजन का क्या फायदा है, हरियाणा की जनता ने बुरी तरह भाप लिया है। और इसीलिए विकास के एजेंडे पर, विकास की नीति पर हरियाणा की जनता ने वहां बीजेपी सरकार को लाया है। वहां पर जवान, किसान, जवान और पहलवान, ये सब इश्यू थे। फिर भी सब इश्यू के बावजूद जाति पाति के भ्रम फैलाया था, फेक नैरेटिव कांग्रेस फैला रही थी। लेकिन फेक नैरेटिव का भी और अहंकार का भी कांग्रेस का ढोल फूट गया, उसका फुग्गा फूट गया और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों पर इंडी गठबंधन के सहयोगी शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि दोनों राज्य नतीजे बराबर रहे। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का विषय बताया। बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर का महत्व सबसे ज्यादा रहा। 370 हटाया, 2024 के चुनाव में प्रचार का मुद्दा रहा।
मोदी जी तो और अमित शाह जी जगह जगह जाकर कैसी मर्दानगी दिखाई और 370 को हटा दिया, लेकिन जहां से आपने हटाया वहां आप हार गए। आप देख लीजिए, आप हार गए। जम्मू कश्मीर में हम इसलिए जीते कि वहां इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, उमर अब्दुल्ला जी के या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में इंडिया आघाड़ी का जो है वहां कांग्रेस उनके साथ है और भी होते। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। नहीं, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो और कांग्रेस पार्टी हो, पर सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन का विषय है इसमें कि एक डायरेक्ट फाइट पेश की गई थी और उसमें कहाँ कमियां रह गई, आई एम श्योर उसका आंकलन होगा। पर अभी सबसे महत्वपूर्ण ये है कि चलिए अब हरियाणा में हो गया, आने वाले चुनावों की जो रणनीति रहेगी, जो सीटिंग रहेगी, उस पर जल्द से जल्द चर्चा कर क्लोजर कर महाराष्ट्र और झारखंड जीतना अब उतना ही दायित्व कांग्रेस पार्टी का बन गया है जितना उनकी रीजनल पार्टी का बन गया है। तो अब ये आंकलन करने में जो भी चूक रही होगी, आई एम श्योर उसका आत्मचिंतन का इंटरनली असेसमेंट होगा, इंटरनल रिपोर्ट्स बनेंगी और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी और साथ ही साथ कोर्स करेक्शन भी करेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में अपनी जीत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे खिलाफ हुई सभी साजिश नाकाम। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे की भी बात की, जबकि कांग्रेस और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने नतीजों को अप्रत्याशित करार देते हुए भाजपा पर निशाना। वोटरों ने बहुत सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल किया, खासकर उन इलाकों में जहां आज़ाद उम्मीदवारों के जरिए और छोटी पार्टियों के जरिए वोटों को तकसीम करने की एक साजिश रचाई जा रही थी। मैं खासकर कश्मीर और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में जिस तरह वोटरों ने इस साजिश को नाकामयाब किया, अब आप देखें 40% से ज़्यादा उम्मीदवार जो थे वो आज़ाद उम्मीदवार थे, लेकिन 2-3 को छोड़ के बाकी सब जो हैं वो इस इलेक्शन में उनको हार का सामना करना पड़ा। इसी से आपको वोटरों की समझदारी का एक एहसास होता है। हमारे और दिल्ली में फ़र्क है। दिल्ली कभी रियासत रही नहीं, दिल्ली को रियासत बनाने का वादा किसी ने किया नहीं। हम एक रियासत थे, 2019 से पहले जम्मू कश्मीर अपने आप में एक रियासत थी और हमें रियासत का दर्जा एक वादा दिया गया है, वज़ीर आज़म साहब ने दिया है, गृह मंत्री साहब ने दिया है, बीजेपी के अन्य जो सीनियर मिनिस्टर हैं उन्होंने बार बार कहा है कि जम्मू कश्मीर में ये 3 कदम लिए जाएंगे, पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। अब डिलिमिटेशन भी हो गया, इलेक्शन भी हो गए, अब स्टेटहुड रह गया है। तो यहाँ हुकूमत बनते ही मैं तो ये उम्मीद करूँगा कि कैबिनेट का पहला फैसला ये होगा कि वो एक रेजोल्यूशन कैबिनेट की तरफ से पास करें कि मरकज़ को अब जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा देना चाहिए और वो रेजोल्यूशन लेके वज़ीर आज़म साहब को पेश किया जाए। नई दिल्ली के साथ एक तालमेल तो बनाना ज़रूरी है। हमारे मुतालबे बहुत हैं, मुश्किलात बहुत हैं और दिल्ली के साथ झगड़ा करके ये मुतालबे, ये मुश्किलात हल नहीं होंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम बीजेपी की सियासत को करेंगे या बीजेपी हमारी सियासत कबूल करेगी। बीजेपी के साथ तो हमारा टकराव रहेगा, लेकिन मरकज़ के साथ टक्कर करना ये हमारी कोई मजबूरी नहीं है। देखिए, कारणों का विश्लेषण तो पार्टी लीडरशिप करेगी। जो एक बात मैं देख पाया हूं, भाजपा ने सामाजिक विद्वेष की जो राजनीति है उनकी, उसको माइक्रो लेवल पर इस्तेमाल किया और इसलिए जो जनमत था, जो भावना थी लोगों की कि भाजपा को दंडित करना है, लोगों के उससे ध्यान हटा करके एक सामाजिक समूह के खिलाफ विद्वेष की भावना पैदा करके मत हासिल का काम किया है और ये कुल मिलाकर के हरियाणा की जनभावना के खिलाफ मैंडेट दिखाई। कुल मिलाकर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजों ने जहां तमाम एग्जिट पोलों को नकारने का काम किया, वहीं राजनीतिक पार्टियों को भी विश्लेषण करने को मजबूर कर दिया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब बात करेंगे हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक की। आपको बता दें कि जीत के हीरो बने सीएम नायब सिंह सैनी, तो वहीं कांग्रेस अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रही है। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले बीजेपी ने हरियाणा का सीएम फेस बदलकर जिस तरह से चुनाव जीता है, उससे बीजेपी के साथ साथ नायब सिंह सैनी का कद भी बहुत बढ़ गया है।
चुनावी नतीजों से साफ हो गया है कि बीजेपी लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल के दावों को सिरे से खारिज करते हुए बीजेपी ने हरियाणा में हैट्रिक लगा दी है। लाडवा सीट से नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के मेवा सिंह को 16,054 वोटों से हराकर जीत हासिल की है। सबसे पहले मैं हरियाणा प्रदेश की जनता का 2 करोड़ 80 लाख लोगों का मैं प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में एक बड़ा विश्वास व्यक्त किया है। ये जीत ये हरियाणा के किसान की है, ये जीत हरियाणा के गरीब की है, ये जीत हरियाणा की महिलाओं की है और ये जीत हरियाणा के युवाओं की है। 25 जनवरी 1970 को अंबाला के मिर्जापुर माजरा गांव में जन्मे सैनी 2014 से 2019 के बीच खट्टर सरकार में मंत्री रहे थे। नायब सिंह सैनी 2014 में नारायणगढ़ सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद 2019 में उन्होंने कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट का चुनाव जीता। बीजेपी ने ओबीसी समुदाय और गैर जाट बिरादरी पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अक्टूबर 2023 में नायब सिंह सैनी को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया था। 5 अक्टूबर को वोटिंग खत्म होने के बाद आए एग्जिट पोल में हरियाणा में बीजेपी की हार का दावा किया गया, लेकिन तब भी नायब सिंह सैनी ने बीजेपी की जीत का भरोसा जताया था। यारों छोटे से ब्रेक के लिए चलो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के असरदार अब्दुल्ला परिवार के उमर अब्दुल्ला दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने और अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में शर्मनाक हार के बाद विधानसभा चुनाव में साख की लड़ाई लड़ रहे उमर अब्दुल्ला बड़गाम और गांदरबल सीट से खुद को आजमाने उतरे थे। उन्होंने दोनों ही सीटों पर शानदार जीत हासिल की है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के असरदार अब्दुल्ला परिवार के उमर अब्दुल्ला दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने और अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में शर्मनाक हार के बाद विधानसभा चुनावों में साख की लड़ाई लड़ रहे उमर अब्दुल्ला बड़गाम और गांदरबल सीट से खुद को आजमाने उतरे थे। उन्होंने दोनों ही सीटों पर शानदार जीत हासिल की। कश्मीर के लोगों की खिदमत करने का दोबारा एक मौका जो है हासिल हुआ है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को पिछले 5 साल से खत्म करने की मुकम्मल कोशिश की गई। यहाँ बहुत सी ऐसी तंजीमें खड़ी की गई जिनका मकसद था नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म करना, लेकिन अल्लाह का फजल है जो हमें खत्म करने के लिए आए थे मैदान में, वो खुद ही मतलब उनका कोई नामो निशान नहीं रहा। लेकिन हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने काम के जरिए अपने आप को इन वोटों के काबिल और लायक समझें, जो कि अगले 5 साल के लिए हमारी मुकम्मल कोशिश। जम्मू कश्मीर से 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार हुए विधानसभा चुनाव उमर अब्दुल्ला के लिए नई शुरुआत माने जा रहे हैं। कांग्रेस के साथ चुनाव से पहले गठबंधन करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में अब वो सरकार बनाने में अपनी शर्तें तय करने की हालत में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उमर अब्दुल्ला बनेगा चीफ मिनिस्टर। फारूक अब्दुल्ला अब राजनीति से संन्यास की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में कई लोगों का मानना था कि ये चुनाव उमर अब्दुल्ला की राजनीतिक जिंदगी का भविष्य तय करने वाला है। उमर अब्दुल्ला 3 बार 1998, 1999 और 2004 में लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। वे 2009 से 2015 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं। वे हर चुनावी हार के बाद ज्यादा मजबूत होकर वापसी करने के लिए जाने जाते हैं और ये उनकी सबसे बड़ी वापसी में से एक है।
हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने उत्तराखंड की सियासत को नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया है। दरअसल केदारनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में पहले हरियाणा में जीत की उम्मीद लगा बैठी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा में मिली हाल से एक और जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में मायूसी है, तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया है। यही वजह है कि भाजपा ने केदारनाथ उपचुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत के दावे भी शुरू कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस अब नए सिरे से गुड़ा भाग में लग गई है। साथ ही जिताऊ प्रत्याशी की खोज में सर्वे का कार्य भी कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। वहीं हरियाणा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से जन जन विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया गया। वहां पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ उपचुनाव से पहले हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड की राजनीति में नए सिरे से हार जीत का गुणाभाग शुरू हो गया है। हरियाणा में पूरी तरह से जीत के लिए आश्वस्त कांग्रेस को दिन ढलते ढलते हार का एहसास होने लगा। हालांकि कांग्रेस हरियाणा में बीजेपी को मिली जीत को ईवीएम का नतीजा बता रही, लेकिन अपनी कमी कहां रह गई इसको नहीं बता रही। अब भले ही कांग्रेसी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन बीजेपी को इसे मोदी और धामी का करिश्मा बता रही है। बीजेपी का कहना है कि हरियाणा में मिली जीत सरकार के जन कल्याण के लिए किए गए कार्यों पर मोहर है और जीत का असर उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा में होने जा रहे उपचुनाव पर भी पड़ेगा। निश्चित रूप से ये जो हरियाणा की जीत है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन तंत्र है उसकी जीत है। कार्यकर्ताओं के कठिन और कठोर परिश्रम की जीत है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत पर विश्वास किया है और नरेंद्र मोदी जी ने यानी 11 वर्षों में ये साबित किया, ये सिद्ध किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम पर विश्वास करती है, काम करके दिखाया है। चाहे रेलवे नेटवर्किंग हो, सड़कों का नेटवर्किंग हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, देश लगातार प्रगति कर रहा है। और मोदी जी ने जो संकल्प लिया है 2047 तक देश को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का, हरियाणा की जनता भी मोदी जी के संकल्प के साथ में खड़ी हुई है। इसका हमें गर्व है और इस पे खुशी भी है। और केदारनाथ विधानसभा का चुनाव जो अगले महीने संभावित है नवंबर महीने में, मुझे लगता है कि हरियाणा के चुनाव परिणामों से जम्मू कश्मीर में भी हमारा वोट शेयर बढ़ा है, वहाँ भी हमको काफ़ी अच्छी सफलता हासिल हुई है। तो कल जो परिणाम आई है इससे केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव पर भी सकारात्मक असर जाएगा, क्योंकि विपक्ष लगातार झूठ पे झूठ बोल करके जनता को भ्रमित करने का काम कर रहा है, ऐसे गुमराह करने का काम कर रहा है जिससे जनता भ्रम में पड़े। और लोकसभा चुनाव में इसका कुछ असर दिखा भी, लेकिन अब जनता ने यह मान लिया कि जनता सत्य के साथ खड़ा होना चाहती है और सत्य के साथ में नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं। इसलिए जनता का भरोसा, जनता का विश्वास लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। देखिए, भाजपा के लोग तो मोदी जी और धामी जी का जलवा बताएंगे, लेकिन हरियाणा की जनता आए हुए चुनाव परिणामों को स्वीकार नहीं कर पा रही है। वो तो कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, लेकिन चुनाव परिणाम कुछ और ही कह रहे हैं। और सीधे सीधे पूरे देश की जनता जान रही है कि हरियाणा से कांग्रेस के हाथों से जीत छीनी गई है। अब वो तंत्र के वहाँ पर जीता है, लोकतंत्र की हार हुई है, ये पूरा देश समझ रहा है। और जहाँ तक केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की बात है, कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के बीच काम कर रही है और वहाँ पर भी कांग्रेस के पक्ष में पूरा माहौल है। अगर कांग्रेस के पक्ष में माहौल ना होता तो लगातार मुख्यमंत्री वहाँ दौरा न कर रहे होते, लगातार वहाँ पर जो है घोषणाएं ना कर रहे होते। 5-5 जो है कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री वहाँ पर गांव-गांव घूमने के लिए मजबूर हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केदारनाथ की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, क्योंकि लगातार 7 सालों से केदारनाथ की जनता भी भाजपा के कुशासन को झेल रही है। वहाँ पर युवाओं को आप देख लीजिए, रोजगार नहीं मिला है। जो रोजगार वहाँ के स्थानीय कारोबारी कर रही थी उस पर भी जो है भाजपा की बुरी नीति की छाया पड़ी है। तो जनाक्रोश है और निश्चित तौर पर इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। लेकिन तंत्र के सहारे जिस तरीके से जनादेश को पलटने का प्रयास हो रहा है और पलटा जा रहा है, इससे निश्चित तौर पर देश के जनमानस में एक भारी आक्रोश भी है। आपको बता दें कि केदारनाथ से बीजेपी विधायक शैला रानी रावत का जुलाई में निधन होने के बाद अब माना जा रहा है कि किसी भी वक्त चुनाव आयोग
केदारनाथ उपचुनाव की घोषणा कर देगा। और इसी बीच मुख्यमंत्री धामी ने केदारनाथ में चुनावी प्रचार प्रसार शुरू कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। साथ ही राज्य की जनता को डबल इंजन की ताकत का एहसास कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री धामी ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में मिली जीत की बधाई देने के साथ ही उत्तराखंड के विकास से संबंधित तमाम जल विद्युत परियोजना को शुरू करने के साथ ही रोपवे कार्यों को शुरू करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री जी से माननीय मुख्यमंत्री जी की जरा पूछेगा ये कौन सी मुलाकात है जल विद्युत परियोजनाओं के लिए। कुछ हुआ? पिछली बार भी यही प्रपोजल थे, यही प्रस्ताव थे, आज भी यही प्रस्ताव है। कितनी बार प्रधानमंत्री से मिलेंगे? क्यों खाली जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बरगला रहे हैं, ध्यान क्यों भटका रहे हैं? जो भी स्वीकृतियाँ होनी तत्काल होनी चाहिए। वही नाम मैं आज भी देख रहा हूँ जो हाईवेज के हैं, वही जल विद्युत परियोजनाएँ आज भी हैं। कुछ बड़ा मांग के लाओ प्रधानमंत्री जी से। निश्चित रूप से जल विद्युत परियोजनाओं से प्रदेश की कायाकल्प होगी, हाईवेज खड़े होंगे तो अच्छा काम होगा। निश्चित रूप से प्रस्ताव ठीक हैं, लेकिन उनकी परिणति कब होगी, उनकी स्वीकृति कब मिलेगी? मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी अब काम में कम ध्यान और जनता का ध्यान बंटवाने में या जनता का ध्यान भटकाने में ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। देखिए, ऐसा है कांग्रेस पार्टी की, तो मैं कहूं कि हार के कारण इतनी बौखलाहट है, वो बेचारे पचा ही नहीं पा रहे हैं। अब उनको उल जुलूल बातें करनी है, निराधार आरोप लगाने हैं। उनको क्या पता कौन सी परियोजनाओं के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं। देखिए, जितनी बार माननीय मुख्यमंत्री जी सेंटर गए हैं और हमारी लीडरशिप जब हम जो काम लेके गए हैं, जो प्रोजेक्ट के लिए हमने बात की है, हमें बढ़ चढ़कर सहयोग मिला है। और इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी बातें रखी हैं उन पे मोहर लग रही है। और इसी बात का इनको दुख है, क्योंकि इनके पास वो विज़न ही नहीं था। ये तो खाली वहाँ पे टिकट मांगने के लिए गए कांग्रेसी, बाकी किसी के लिए नहीं गए, या किसी का टिकट कटवाने के लिए गए। इनके पास 2 ही काम थे दिल्ली जाने के, बाकी इनको कुछ नहीं पता। और अभी जो है, अभी भी उल जुलूल बातें कर रहे हैं। हरियाणा की जिस तरीके से इनकी हार हुई है, ये पचा ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए मेरे को लगता है कि थोड़ा सा इनको माइंड सेट अब ऐसा बनाना चाहिए जिससे समाज के भले के बारे में भी सोचे। देखिए, जितने भी जो और प्रोजेक्ट हैं, खासतौर पर जो बिजली क्षेत्र के प्रोजेक्ट हैं, उसमें आपको बता दें कि उसमें कई जगहों पर या तो वो किसी जो एनजीटी या फिर किसी और समितियों का उसमें अवरोध है, उन्होंने उसका विरोध किया है। तो उनकी बातचीत करने से पहले उनको ये सोचना चाहिए कि क्या उनको वहां से क्लियरेंस मिल गया है। अगर मिल गया है तो वो आगे उनको चलाने की बात करें। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कई ऐसे सेंसिटिव प्लेस है कि जहां पर उन्होंने बांध योजना शुरू तो कर दी है, बिजली योजना की कार्रवाई कर तो दी है, लेकिन हकीकत में वो विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो विकास की तरफ नहीं है, वो विनाश की तरफ है। इसलिए हमारा कहना तो ये है कि जब भी सरकार ऐसा कोई भी योजना बनाए तो उसको प्रत्येक क्षेत्र से, उसका जो हर एक दृष्टिकोण से उसका पहले क्लियरेंस ले ले, और उसके जो भूगर्भ विज्ञाता हैं, जो भूगर्भ ज्ञाता हैं, उन लोगों से भी उसकी संस्तुति ले ले। कुल मिलाकर हरियाणा के नतीजों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव पैदा किया है। निश्चित ही हरियाणा में जीतने से कांग्रेस के लिए केदारनाथ की राह आसान हो सकती थी, लेकिन हरियाणा में मिली कांग्रेस के सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हरियाणा में मिली हार से कांग्रेस पार्टी कोई सबक लेगी? आखिर क्या ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस की हार का कारण रहा? क्या कांग्रेस के उपचुनाव में जीत के दावे हवा हवाई हैं? आखिर जम्मू कश्मीर में धामी और मोदी की जोड़ी कमाल क्यों नहीं दिखा पाई? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।